नमस्कार, जय हिंद। हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2023 का ये सेट डी आपके सामने स्क्रीन पर है। हालांकि पेपरों के सेट अलग अलग दिए गए हैं, लेकिन उसमें जो क्वेश्चनों के क्रम हैं वो अलग अलग बदले गए हैं, पर क्वेश्चन सेम है। तो यहाँ पर सेट डी है। किसी बच्चे का ए हो सकता है, किसी का बी हो सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन देख लें, फिर उसके आंसरों का आप अपने अनुसार मिलान कर लें। 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। हम इन्हीं क्वेश्चनों की आंसर की आपको यहाँ बताएंगे। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसके अंतर्गत पहला उप क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। तो आ में आमीटर दिया है, बा में जनरेटर दिया है, सा में मोटर दिया है और दा में गैल्वेनोमीटर दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर है सा, यानी कि मोटर। तो ये हम इसमें सही आंसर लिखेंगे। दूसरे क्वेश्चन में है कि एक पारतंत्र में मानव है। आ उत्पादक, बा शाकाहारी, सा मांसाहारी, दा सर्वाहारी। तो इसका सही आंसर है सर्वाहारी, यानी कि विकल्प दा। पहले के तीसरे क्वेश्चन में कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अपक्रिया किस प्रकार की अपक्रिया है। तो ऊष्मा शोषी अपक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया, उदासीनीकरण अपक्रिया, रेडॉक्स अपक्रिया। तो इसका सही विकल्प है बा, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया। चौथे में दिया है धातुओं द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता। तो धातुएं विद्युत की चालक भी होती हैं, तन्यता का गुण भी होता है, आघात वर्तनीयता भी होती है। तो धातुएं भंगुर नहीं होती। तो इसका सही विकल्प होगा सा, भंगुरता। श्वसन की प्रक्रिया होती है उपचयन, अपचयन, उत्सर्जन। तो इसका सही विकल्प होगा आपका उपचयन, यानी कि विकल्प आ। छठवां क्वेश्चन दिया है अमीबा में किस विधि के द्वारा जनन होता है। तो अमीबा में द्विखंडन की विधि के द्वारा जनन होता है। एक कोषीय जीव है, तो इसमें द्विखंडन के द्वारा जनन की प्रक्रिया होती है। तो इसका सही विकल्प होगा हमारा सा, द्विखंडन। सातवें में दिया है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत, यानी कि दा विकल्प। प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो इसका विकल्प होगा सा। अब ये अगला प्रश्न 2 दिया है जिसमें कि खाली स्थान भरने को बोला गया है। तो रिक्त स्थान भरिए। तो इसमें पहला दिया है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्रावण, खाली स्थान है से होता है। तो इसका आपका सही आंसर होगा वृषण। दूसरा दिया है यदि एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो यह प्रक्रिया ... कहलाती है। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं परपरागण। तीसरा है नर संतान के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र है। तो केवल वाई गुणसूत्र होता है जो कि पुरुष में पाया जाता है और एक्स गुणसूत्र महिलाओं में या मादा में पाया जाता है। तो मादा में एक्स गुणसूत्र होता है और नर में एक्स वाई होता है। तो वाई गुणसूत्र संतान के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र होता है। तो यहाँ पर हम वाई गुणसूत्र लिखेंगे और जिन बच्चों ने एक्स वाई लिखा है तो उनका भी सही माना जाएगा। चौथे क्वेश्चन में दिया है वस्तुओं को हम की उपस्थिति में देख सकते हैं। तो इसमें हमको भरना है प्रकाश। प्रकाश की उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है प्रिज्म द्वारा रंग की प्रकाश किरण विचलन सर्वाधिक होता है। तो उसको हम बैगनी प्रकाश किरण कहेंगे। अगला दिया हुआ है सिरके में अम्ल उपस्थित होता है। तो सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। तो इसमें भरेंगे हम एसिटिक अम्ल। फिर अगला दिया हुआ है 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को खाली स्थान कहते हैं। तो इसको मिश्र धातु कहते हैं। अब करेंगे हम क्वेश्चन 3 को जिसमें कि जोड़ी मिलाना है। तो एक साइड में आ दिया हुआ है और एक साइड में बा दिया हुआ है। पहला है मास्टर ग्रंथि। तो मास्टर ग्रंथि यानी कि पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो पहले का हमारा आंसर होगा जी। और दूसरा है मादा हार्मोन्स। तो मादा हार्मोन्स यानी कि एस्ट्रोजन मादा हार्मोन्स होता है।
तो दूसरे का सी सही होगा। तीसरा में है मेंडल, तो मेंडल का संबंध किससे है? आनुवांशिकता के नियम से, तो तीसरे का ई आनुवांशिकता के नियम, इसका मैच होगा। तो सरल रेखी पथ ये प्रकाश से संबंधित है, तो प्रकाश की किरणें जिनका एक सरल रेखी पथ होता है, तो इसमें हमारा एच होगा, प्रकाश किरण। इसके बाद में पांचवा दिया है विभवांतर, तो विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, तो भी का सामने ए यानी कि वोल्ट लिखेंगे। और अगला दिया है प्रबल अम्ल, तो प्रबल अम्ल यानी HCl, इसका बी होगा सही मिलान। सातवें में दिया है धातु, तो इसका मिलान होगा सुचालक यानी डी से, क्योंकि धातुएं सुचालक होती हैं विद्युत और ऊष्मा की। अब दिया है आखिरी आठवां जाइलम, तो जाइलम के साथ मैच होगा एफ जल परिवहन। अब देखेंगे इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं आगे। तो ये प्रश्न क्रमांक 4 दिया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन है एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? तो एक अश्वशक्ति में 746 वाट होते हैं, इसका आंसर होगा। दूसरा है विद्युत परपथों की लघुपथन तथा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है, तो इसके लिए हम घरों में विद्युत फ्यूज का उपयोग करते हैं, तो इसका आंसर होगा विद्युत फ्यूज। तीसरा दिया है वे अपक्रियाएं जिनमें अपकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें कहते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया या आयनिक अपक्रियाएं। चौथा दिया है मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सुनने, सूंघने, देखने आदि के लिए विशिष्टीकृत है, तो इसमें मस्तिष्क का मध्य भाग होता है जो कि सूंघने, देखने, सुनने के लिए विशिष्टीकृत होता है। पांचवा दिया है भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है, तो गर्भस्थ माता के गर्भ में प्लेसेंटा से। अगला क्वेश्चन है इसमें छठवां, जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो उसकी क्षमता कितनी होगी, तो फोकस दूरी की क्षमता यानी लेंस की क्षमता, तो क्षमता का सूत्र होता है 1/, फोकस दूरी मीटर में, तो यहाँ 1 ही इसका आंसर होगा। सातवां दिया है क्या कारण है कि खतरे के संकेत या सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का होता है, इसका आंसर होगा क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है, इस कारण से हम लाल रंग का उपयोग सिग्नल के रूप में करते हैं। अब इसके बाद में हमारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। पांचवा क्वेश्चन दिया है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 40 गुणसूत्र होते हैं। महिला एवं पुरुष के गुणसूत्रों में क्या अंतर है, तो महिलाओं में XX गुणसूत्र होता है और पुरुषों में XY गुणसूत्र होता है। तो ये सब आप सभी पढ़ चुके हैं और अपनी अपनी जो सीरीज़ से है उनसे मिलान कर सकते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन होता है ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चनों में, वो हमने आपको बता दिए हैं। तो यहाँ सारे क्वेश्चन हैं इस सेट के। ये मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। हमने कल आपको एक मॉडल पेपर सेट डाला था, अधिकांश क्वेश्चन उसी में से पूछे गए हैं। तो जिन बच्चों ने यदि उस सेट को देखा है तो ये निश्चित है कि 70% तो उन्होंने कर ही दिया होगा। छठवां क्वेश्चन दिया है द्वि उत्तल लेंस किसे कहते हैं, अवतल दर्पण के कोई 2 अनुप्रयोग लिखिए, ये अथवा में दिया हुआ है। अब सातवां क्वेश्चन इसमें दिया है कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब क्या होता है, तो कोई भी प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल में जाती है तो वह अवलंब से दूर हट जाती है। तो ये बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसके अथवा में दिया है एक आपतित किरण समतल दर्पण पर 30 अंश का आपतन कोण बनाती है तो परावर्तन कोण का मान होगा, तो आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव समान होते हैं, तो सेम होगा। 8 में दिया है विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए, इसका SI मात्रक क्या है। इसके अथवा में दिया है विद्युत संचरण के लिए प्राय किन 2 धातु के तारों का उपयोग किया जाता है। 9वें क्वेश्चन में है विद्युत चुंबकीय प्रेरण को परिभाषित कीजिए। फिर अथवा में दिया है किसी विद्युत परपथ में लघु पथन कब होता है। तो ये सारे इजी और पढ़े हुए क्वेश्चन हैं। 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती,
इसमें अथवा में दिया है। फिर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, यह किस पर घटना पर आधारित है। तो दोनों ही सिंपल है, छात्रों ने कोई भी कर सकते हैं। 11वां क्वेश्चन है, किसी एक पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में विभिन्न पोषिस्तर प्राणियों के केवल नाम लिखिए। और अथवा में दिया है सर्वाहारी प्राणी किन्हें कहते हैं। तो यहाँ है संचारण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। ये भी काफ़ी इजी है। या अथवा वाला ये भी इजी है। निम्न सब समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण में लिखिए। जिंक को लिखना है Zn करके, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 करके इनकी जिंक सल्फेट क्रिया कर देना है और हाइड्रोजन गैस को अलग कर देना है। इसके बाद में है आघातवर्ता एवं तन्यता का अर्थ बताइए। तो ये भी काफ़ी इजी है। जब किसी धातु को हम पीटते हैं तो वो बढ़ती है तो आघातवर्तनता होती है, और यदि तार के रूप में खींचा जाए तो वो तन्यता का गुण हो जाता उसमें। या हमको इसमें करना था दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो ये भी काफ़ी इजी है। सोडियम है जैसे प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। इसी प्रकार से 14वां क्वेश्चन दिया है, संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिकों का केवल एक एक उदाहरण दीजिए। और अथवा में दिया है प्रकार्यात्मक समूह एल्डिहाइड एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का केवल एक एक उदाहरण देना था। तो बहुत इजी था ये भी। 15वां क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि का केवल रासायनिक समीकरण ही इसमें लिखना है। तो इसमें 6H2O + 6CO2 कर सकते हैं, और इसके बाद में ग्लूकोज निकल जाएगा C6H12O6, और इसमें थोड़ा पानी और ऑक्सीजन मुक्त हो जाएगी। इस प्रकार से हमें ये प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि का रासायनिक सूत्र लिखना था। अथवा में दिया है विषमपोषी पोषण किसे कहते हैं, एक उदाहरण भी दीजिए। और 16वां क्वेश्चन दिया है, उसमें है पुनरुद्भवन को परिभाषित कीजिए। या अथवा में कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, ये भी इजी है। अगला 17वां क्वेश्चन है, अवक्षेपण अपक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण लिखिए। और दिया है आलू के चिप्स की थैली को नाइट्रोजन गैस से क्यों भरते हैं। तो ये भी इजी है, ताकि उसमें सड़न पैदा ना हो जाए और उसके अंदर जो भी ऑक्सीजन है वह ना रहे। तो 18वें क्वेश्चन में दिया है मानव मस्तिष्क के कोई 3 कार्य लिखना है। या मनुष्य में पाई जाने वाली किन्हीं 3 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम एवं उनसे स्रावित हार्मोन्स का नाम भी लिखना था। तो 3 ग्रंथियां आराम से हम लिख सकते थे, पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, और इनसे स्रावित होने वाले हार्मोन्स हम लिख सकते थे। 19वां क्वेश्चन है, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, चित्र द्वारा समझाइए। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो ये क्वेश्चन हमने कल सेट में भी बताया था। 20वां क्वेश्चन है, pH परिवर्तन के कारण दंत क्षय किस प्रकार होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है। अथवा में दिया है निम्नलिखित के 2 उदाहरण लिखिए, बेकिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस और धोने का सोडा। 21वां क्वेश्चन दिया है, एल्केन सजातीय श्रेणी के किन्हीं 4 सदस्यों के नाम, अणुसूत्र एवं संरचना सूत्र लिखिए। तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन इस प्रकार से हम ये लिख सकते थे। एल्कीन व एल्काइन को परिभाषित करते हुए एक एक उदाहरण लिखिए। और अंतिम क्वेश्चन है 22वां, मनुष्य के पाचन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। तो ये हमने कल भी आपको क्वेश्चन में बताया था मॉडल पेपर के कि क्वेश्चन मोस्ट है, आ सकता है। अथवा में था मानव हृदय का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। तो इस प्रकार ये 22 क्वेश्चन दिए गए हैं। और पेपर जिन बच्चों ने अच्छा पढ़ा है साल भर, तो उनके लिए काफ़ी आसान पेपर था। तो जिन बच्चों ने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, आखिरी के 2 महीने भी पढ़ा है, 20 दिन भी मन लगाकर पढ़ा है, तो वे बच्चे भी इस पेपर में आराम से पास हो सकते हैं। धन्यवाद।